जय श्री राम दोस्तों। तो हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। आज जो हमारी क्लास है सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है सीडीपी की। ये हमारी आज 7th क्लास है और अभी तक इससे पहले मैंने 6 जो लेक्चर हैं 6 जो वीडियोस हो चुकी हैं हमारी सीडीपी पे, जो भी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी पे जो हमने वीडियोस बनाई हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम अपना आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं विद क्वेश्चन के साथ। और उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। और जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं, आज जो हमारा है ये पेपर 2 है। वैसे तो दोनों बच्चों के लिए है, स्पेशली ये पेपर 2 2019 का पेपर आया था जो दिसंबर में, उसके ही हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। और ये वैसे ये सी टेट के लिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये सी टेट के लिए भी है, यूपी टेट के लिए भी है, ये रीट के लिए भी है और ये एमपी टेट के लिए भी है। और अदर स्टेट जो प्रिपरेशन करते हैं जहाँ पे सीडीपी आती है, वो सभी स्टेट के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेगी उन बच्चों के लिए। और साथियों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दिसंबर 2025 में जो सी टेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है उससे पहले, और एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत जल्दी ही होगी। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड इनफ रहेंगे। तो जो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही रीड करेंगे, हिंदी वाले जो मेरे दोस्त लोग हैं वो हिंदी में रीड करेंगे। और देखो दोस्तों, क्या है, मैं साथ में रीड करता रहता हूँ, ताकि क्या है, मैं रीड करूँगा तो मैं रीड भी करता रहूँगा, आपको समझाता भी रहूँगा। और आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप खुद से ज़रूर एक बार रीड करें, ताकि क्या है, आपको एक हैबिट बनेगी। और जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा एक्चुअल में, तो आपको ये हैबिट जो आप अभी से डेवलप करेंगे वो आपको उस समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें कहा है, नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफ़िन टू स्कूल एंड आस्क तान्या टू शेयर हर टिफ़िन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो नूर है, नूर क्या है, स्कूल आज क्या है, वो क्या है, भूल गया है, आज वो टिफ़िन लेके नहीं गया। और तान्या से कहता है कि वो शेयर करें टिफ़िन। ठीक है, यू शुड शेयर योर टिफ़िन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफ़िन विद यू येस्टरडे। मतलब क्या हुआ कि उसने उसने ये कहा कि आज, तान्या से नूर ने कहा कि आज आप अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि पिछले कल मैंने शेयर किया था। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस खोलवर्क, खोलवर्क की बात करते हैं, ये मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसमें ये बताना है कि इनका जो स्टेज दिए कौन सी स्टेज होगी। पहला, लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कॉन्वेंशनल है, या सेकंड ओबीडियंस प्री कॉन्वेंशनल है, या थर्ड वन बीइंग नाइस कॉन्वेंशनल है, या फोर्थ एक्सचेंज कॉन्वेंशनल है। ठीक, अब जैसे हिंदी में देखो क्या कहा है। हिंदी में कहा है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और तथा यह कहते हुए तान्या ने उसके लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस खोलवर्क के अनुसार ये कौन सा, मतलब उसका स्टेज है, कौन सी अवस्था को दर्शाता है। कानून एवं व्यवस्था, ये क्या है, पश्च परंपरागत है, या फिर आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत है, या फिर थर्ड ऑप्शन अच्छा होना परंपरागत है, या फिर आदान प्रदान परंपरागत, फोर्थ ऑप्शन अच्छा होगा इसका ऑप्शन। तो मैं आपको ये बता दूं, तो क्या होगा इसका ऑप्शन। तो देखो मैं आपको ये बताता हूँ, जो खोलवर्क है इन्होंने क्या है, 3 स्टेज दिए हैं। कितने स्टेज दिए हैं, 3 स्टेज दिए हैं। ठीक, सॉरी 3 लेवल दिए हैं, मतलब स्टेज नहीं कह सकते हम उसे, लेवल कहेंगे। क्या कहेंगे, लेवल कहेंगे। एक मिनट। तो ये क्या है, 3 लेवल दिए हैं उन्होंने। हर लेवल को लेकिन 2-2 स्टेज में डिवाइड करें। कितने को, 2-2 स्टेज, मतलब 2 स्टेज ये, 2 ये, 2, तो टोटल ओवरऑल कितने, 6 स्टेज हो गए।
तो खोलवर्ग ने 6 स्टेज दिए हैं, 6 स्टेज पे बात करी है। और लेवल देखे जाएंगे तो 3 लेवल हैं, जिसमें पहला क्या है आपका प्री कॉन्वेंशनल है, फिर कॉन्वेंशनल है और पोस्ट कॉन्वेंशनल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि नूर कह रही है जो तानिया से कि आज आपको मेरे साथ टिफिन शेयर करना चाहिए, क्योंकि पिछले कल नूर ने शेयर किया था। तो इसका करेक्ट वन आंसर क्या है? फोर्थ, एक्सचेंज कॉन्वेंशनल। इसमें क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। क्या है? इंटरपर्सनल। फोर्थ वन क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड। देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों आप लोग जरूर रीड करते रहें साथ में, और मैं तो साथ में आपके रीड कर ही रहा हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसमें बोला है वाइडली हेड बिलीव्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर स्टेट डिफरेंट सेक्सेस इन सोसाइटी आर रिफर टू। हिंदी में क्या कह रहा है? समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? या तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो कोई भेदभाव हमें कभी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होता है हमारा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जेंडर रोल, जो जेंडर रोल होते हैं ये क्या सोशल बनाता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। जो जेंडर रोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट। क्या होते हैं? समाज। जेंडर रोल क्या है? ये समाज बनाता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। थर्ड ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटी। देखो जो जेंडर आइडेंटिटी होता है ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना पता है कि वो कौन सा जेंडर से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट वन क्या है? फोर्थ क्या होता है? इसको कहा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हिंदी में क्या बोलते हैं? जेंडर रूढ़िवादिताएँ। ठीक है, ये फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा? फोर्थ वन है कि अगर जब भी किसी कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, विशेषताओं के रिस्पेक्ट में बात हो रही है और डिफरेंट सेक्सेस हैं इन सोसाइटी, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे क्या रूढ़िवाद आएगा, या फिर आप कह सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्या आएगा? जेंडर स्टीरियोटाइप्स आएगा। ठीक, अब हम, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए चलो हम 30 सेकंड ले लेते हैं, 30 सेकंड। और दोस्तों आप लोग रीड जरूर करें, जो हिंदी वाले दोस्त लोग हैं वो हिंदी में ही रीड करेंगे, और जो इंग्लिश वाले दोस्त लोग हैं वो इंग्लिश में रीड करेंगे। ठीक है, तो साथ में अभी आपके पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप एक हैबिट डेवलप करते रहें, ताकि आपको क्या है, जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको ये हैबिट है जो रीडिंग करने की, उस समय क्या बहुत काम आएगी। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरीज इन क्यूरिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क्स एंड मदर इज़ डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज। ठीक है, इसमें देखो क्या कहा है कि रिसेंटली देयर कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरीज इन क्यूरिकुलम। एक स्टोरीज मतलब जो कॉन्शियस है, दिमाग पे मतलब जो समझते हैं, उस पर इन्होंने कहा है कि जो फादर है वो हाउस के काम करता है और जो मदर है वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? ठीक है, जैसे इसमें देखें आप, हाल ही में पाठ्य चर्चा में एक ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिससे पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। ये किस कदम के किस लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, पहला क्या है? इस स्ट्रेंथन जेंडर बेस। क्या ये बेस, जो ये बायस होता है ना, इसका मतलब होता है पक्षपात। क्या होता है? पक्षपात। तो हमें कभी भी पक्षपात नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पक्षपात नहीं करना। अगर बच्चे में पहले से पक्षपात करेंगे तो उसके अंदर क्या, एक तो डिप्रेशन बनेगा, दूसरा क्या है उसके अंदर हीन भावनाएं आएंगी, फिर और तीसरा पॉइंट आप ये भी कह सकते हो उसके अंदर क्रोध भी बढ़ेगा, चौथा क्या है वो उसके अंदर जलापन इतना ज़्यादा आ जाएगा कि वो बड़े होते 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 वो सबसे अलग ही रहना शुरू कर देगा। ठीक, तो ये बात नहीं बनेगी। ठीक, फिर इसमें बोला है इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप। रूढ़िवाद को कम करना है। चलो समझते हैं इसको, हम अभी समझते हैं। क्या पता है अच्छा ऑप्शन अगर इससे मिल गया तो हाँ, क्या पता वो आंसर हो हमारा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इंग्लिश में, इट एम्स टू इंकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी। क्या जो जेंडर स्थिरता है उसको प्रोत्साहित करना है? नहीं। कि अगर मान के चलो कह दिया है कि जो लड़का है सिर्फ लड़की ही खाना बना सकती है, लड़का खाना नहीं बना सकता है, तो इसी को ही मतलब इसी को ही आगे बढ़ावा देना है? नहीं, इसको हमें बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, खाना दोनों में से कोई भी बना सकता है।
ठीक। इसमें बोला है इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है हमारा? भेदभाव। इसका मतलब आप याद रखना, भेदीकरण देखो यहाँ पे लिखा भी है और मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, तो क्या हमें भेदभाव रखना है? भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा सेकंड वन है। क्या है? एलिमिनेट मतलब कम करता है। क्या कर रहा है ये? समाप्त। देखो एलिमिनेट मतलब समाप्त या कम कर रहा है किसको? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। क्या होता है? जेंडर जो रूढ़िवादिता होता है इसको ये कम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा? सेकंड वन इसका करेक्ट आंसर। कौन सा हमारा? सेकंड वन इसका करेक्ट वन आंसर। ठीक है, यहाँ तक ये बात मेरे हिसाब से आपको, आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है। देखो अकॉर्डिंग टू वाइगॉट स्काई, जब भी ऐसे आ जाए वाइगॉट स्काई के अनुसार तो ये मान के चलो फैक्ट क्वेश्चन है। क्या है? फैक्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में हमें अगर तुरंत पता है तो ये मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट स्काई व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें यह कहा गया है कि व्हेन एडल्ट एडजस्ट सपोर्ट, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है उम्र में और वो सपोर्ट देता है ताकि जो चाइल्ड है उसकी जो करंट लेवल है परफॉर्मेंस की वो बढ़ जाए। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसमें तो क्या बोला है? वाइगॉट स्काई के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्कवरी लर्निंग करेंगे? नहीं। तो यहाँ सपोर्ट की बात आ रही है तो सपोर्ट में क्या होता है? डिस्कवरी लर्निंग की बात नहीं होगी, याद रखना। डिस्कवरी जो खोजपूर्ण अधिगम है ये नहीं होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हमेशा याद रखना, इसके लिए क्या हम गैप की बात करते हैं। जो ये क्षेत्र होता है ना, कौन सा क्षेत्र है ये समीप स्थित, क्या है? समीप स्थित विकास का क्षेत्र जो होता है ये गैप की बात करता है। किसकी बात करता है? गैप, GAP, गैप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। इंटर सब्जेक्टिविटी, अंता व्यक्तिनिष्ठता, ये बिल्कुल नहीं है। ये स्कैफोल्डिंग, क्या है? स्कैफोल्डिंग। तो वाइगॉट स्काई के अनुसार क्या है? जब सपोर्ट की बात आएगी, सपोर्ट की बात आ रही है जब भी या सहयोग की बात आएगी, सपोर्ट की बात है, सहयोग की बात है, या फिर क्लू की बात आएगी। किसकी? क्लू, CU, क्लू मतलब सहायता दे रही है कुछ, एक मतलब ऐसा तरीका बता दिया है कि क्लू दे दिया है कि इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसका करेक्ट वन आंसर हमारा क्या होगा? स्कैफोल्डिंग। एक चीज़ और है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लेकिन सबसे पहले स्कैफोल्डिंग की किसने चर्चा करी, तो हमेशा ये याद रखना ब्रूनर ने। किसने याद करी है? ब्रूनर। किसने बात करी है? ब्रूनर की। यहाँ पे मैं फिर लिख दे रहा हूँ आपको, देखो ब्रूनर। ठीक है, तो अगर वो पूछा जाए कि स्कैफोल्डिंग सबसे पहले टर्म किसने यूज़ किया, तो ब्रूनर ने। लेकिन वाइगॉट स्काई सपोर्ट और क्लू के रिस्पेक्ट में क्या है? स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले किसने स्कैफोल्डिंग वर्ड का यूज़ किया, तो किसने यूज़ किया? ब्रूनर ने। ठीक है, अब हम आगे, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ये भी देखो, जब भी देखो ये भी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, फैक्ट क्वेश्चन है। 15 सेकंड इनफ है, जल्दी से आप लोग रीड करें, फिर मैं इसको रीड करता हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपको 27 प्लस मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 30, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्या है, तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है। हाइपोथेटिकल, ये क्या है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। ठीक है, क्या बोला है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग, कौन से स्टेज में डेवलप हो जाती है? जो स्टेज जीन पियाजे ने दिए हैं। तो हिंदी में देखो क्या बोला है? जीन पियाजे के संज्ञान आत्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि के में विकसित होता है? तो कौन सी स्टेज में? सेंसरी स्टेज, ये सबसे फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे विकास नहीं होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ये आंसर नहीं होगा, या छोटे बच्चों के लिए है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल बात नहीं होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी बात नहीं होती है। कॉन्क्रीट में क्या होता है? कॉन्क्रीट में बच्चा जो क्या है, ये रिवर्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा इसमें? इसमें बच्चा हो जाता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? वो समझने लगता है, मतलब कि अगर मतलब इरिवर्सिबल होता है, इसको ये पता लग जाता है कि ये 2 है तो ये भी क्या है? 2 है। मेरी बात समझ, इरिवर्सिबल है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 + 1 है
तो ये समझ जाएगा 1+2 भी क्या होता है 3 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कॉन्क्रीट में आता है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है फोर्थ वन में आता है, जब भी आपका डिडक्टिव रीजनिंग की बात आ जाए या परिकल्पित निगमनात्मक है, जो निगमनात्मक तर्क है, तो ये किस में होगा, आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये फोर्थ ऑप्शन क्या है, आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका करेक्ट वन आंसर क्या है हमारा, फोर्थ वन। तो आपको ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें देखो, अगर आपको एक चीज़ समझ में आए, ये भी फैक्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ऑप्शन देखें अगर आप, तो जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग, देखो ये भी साइकोलॉजिस्ट के नाम है, जीन पियाजे हो गया, लेव वाइगॉट्स्की हो गया, अल्बर्ट बंडूरा हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें, तो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में ही रीड करेंगे, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में रीड करेंगे। और साथ में मैं रीड कर ही रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। लेकिन आप लोग एक रीडिंग ले लें जल्दी से, तुरंत ही रीडिंग लें इस क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड इनफ होता है, ज़्यादा होगा तो 15 सेकंड ले लीजिएगा आप लोग, बस डेट्स इनफ। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या बात करी, सोशल प्रोसेस की भी बात करी है, और इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जो संदर्भ है किसके रिस्पेक्ट में, जो कल्चरल है हमारा, संस्कृति है, उसका प्रभाव है जो ऑन चाइल्ड थिंकिंग। तो कौन बात करता है सोशल की और संस्कृति, मतलब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की कौन बात करता है। देखो हिंदी में क्या कह रहा है, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के इस प्रभाव को समझाना आवश्यक है। तो संदर्भ को समझाना आवश्यक है, तो ये कौन कौन सा मतलब थ्योरिस्ट कहते हैं। देखो लॉरेंस कोहलबर्ग क्या है, मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये तो होगा नहीं हमारा ऑप्शन। क्या है, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो अधिगम होती है हमारा, उसके अधिगम की बात करते हैं ये जीन पियाजे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एल्बर्ट बंडूरा, तो बंडूरा क्या है, बंडूरा बिल्कुल भी इसकी, बंडूरा जो कल्चरल और सोशल प्रोसेस है इसकी बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, बंडूरा जो है बिल्कुल बात नहीं करते हैं। लेव वाइगॉट्स्की जो है ये इसकी बात करते हैं, किसकी, लेव वाइगॉट्स्की किसकी बात करते हैं, सोशल और कल्चरल की। किसकी बात करते हैं, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। और हिंदी में भी आप देखें, सामाजिक प्रतिक्रियाओं या सांस्कृतिक संदर्भ की बात कौन करते हैं, लेव वाइगॉट्स्की। कौन बात करते हैं, लेव वाइगॉट्स्की बात करते हैं। इसका करेक्ट वन आंसर इज थर्ड वन। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, थर्ड वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरे हिसाब से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड है, ठीक। इसमें बोला है ड्राइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ड्राइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आर टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड। क्या करेगी टीचर, ठीक है, कॉग्निटिव विकास के लिए अगर 6 से 8 के मतलब जो ग्रेड, मतलब शिक्षक, जो जूनियर शिक्षक भर्ती है वहाँ पे कोई शिक्षक है, तो पियाजे थ्योरी के हिसाब से वो क्या इम्प्लीकेशन करेगा, क्या मतलब पैडागोजी यूज़ करेंगे, ठीक है। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहित अर्थ निकालते हुए तक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ठीक। पहला क्या है, डिस्करेज। देखो जब भी डिस्करेज का यूज़ हो जाए तो मतलब क्या, हमें उसको कभी भी बच्चे को मतलब डिस्करेज नहीं करना है, उसको नीचे नहीं गिराना है। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसे, हतोत्साहित नहीं करना है। क्या नहीं करना है हमें, हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रॉब्लम बेस्ड डेट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन हम और भी ऑप्शंस देखेंगे, सेकंड वाला पॉजिटिव है, लेकिन हम और भी ऑप्शन देखेंगे, क्या क्या पता हमें इससे भी अच्छा ऑप्शन मिल जाए क्या ऑप्शन में। सेकंड कह रहा है ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच अ कंसेप्ट। देखो इसमें ओनली वर्ड यूज़ किया है, और दूसरा क्या है, कॉन्क्रीट। जो पियाजे है, पियाजे के हिसाब से क्या होता है कि बच्चा रिवर्सिबल तो हो सकता है, लेकिन कॉन्क्रीट के हिसाब से रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन वो उसके अंदर क्या है, हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग होती है वो डेवलप नहीं होती है, तो ये बात नहीं बनेगी। और ओनली वर्ड का भी यूज़ किया है, केवल का यूज़ कर दिया, नेगेटिव थॉट्स हैं। और अवधारणा मूर्त सामग्रियों का प्रयोग, तो मूर्त नहीं, अमूर्त की बात होती तो शायद हम सोचते, लेकिन उसमें भी ओनली वर्ड यूज़ किया है, इस वजह से ऑप्शन किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता है हमारा थर्ड वन। फोर्थ में बोला है रेली सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, क्या जो सिर्फ सिलेबस में कहा गया है केवल। देखो इसमें सोलली वर्ड यूज़ हुआ है, केवल। क्या सिर्फ जो पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस है या निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही निर्भर रहना चाहिए, नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें और भी हमारे पास
मतलब ये मतलब इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए और भी सोर्स हैं। जैसे कि हमारे पास एक सिलेबस है वो तो ठीक है, और भी कई बुक्स होती हैं, हम मीडिया से हमें मिल सकता है, जो न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं वहाँ से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है ना। या फिर पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के माता पिता होते हैं, वो भी कोई ऐसी नॉलेज दे सकते हैं जो सिलेबस से थोड़ी अलग हो, लेकिन एकदम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, मतलब कह सकते हैं आप सटीक हो, एकदम सही इन्फॉर्मेशन हो, ठीक। तो इसका ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास एक ही पॉजिटिव ऑप्शन निकल के आया है, और वो कौन सा है? सेकंड वन ऑप्शन इज करेक्ट वन। वो क्या कह रहा है? प्रेजेंट प्रॉब्लम्स डेट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है, तो उसमें क्या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता पड़ती हो। किसकी आवश्यकता पड़ती हो? तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता पड़ती हो। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड वन। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर इज सेकंड वन, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों से फिर भी कहूँगा कि अगर आप लोगों को, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है और आपको सीडीपी ईजी भी लगने लगी है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बाद लाइक भी करें, शेयर भी करें और आगे भी बढ़ते रहें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड इनफ है। वैसे ज़्यादा है तो 25 सेकंड ले 25 सेकंड, ठीक, 25 सेकंड, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त लोग हैं इंग्लिश मीडियम से हैं, वो इंग्लिश में ही रीड करें, और जो हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी वाले कंसेप्ट को रीड करें, ठीक है। तो साथ में मैं भी रीड कर रहा हूँ, ताकि क्या है, मैं रीड जैसे रीड करूँगा मैं आपको समझाते भी जाऊँगा, लेकिन आप एक रीडिंग ले लें। ये रीडिंग आपको पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम आगे समझते हैं। इसमें बोला है एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ है, एक हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट हैं ये कौन से हैं? हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी। इसमें क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। व्हाट वुड बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसके, इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, कौन से साइंटिस्ट हैं? इनका नाम है हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी, जो इन्होंने दी है। तो जो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का वर्क हो रहा हो जिस ऑप्शन में, वो करेक्ट वन होगा, ठीक है। हिंदी क्या कह रहे हैं? हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है, ठीक है। पहला क्या है? साउंड रिथम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो देखो यहाँ पे साउंड की बात करिए, तो मैथ्स में और साउंड का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखें आप, विजुअल स्पेशियल। अब देखो दृश्य की बात हो रही है, विजुअल दृश्य, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, ये कोई बात नहीं बन रही है। और इंग्लिश में देखें, परसीव टू एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेटली, नहीं, इसमें दृश्य की कोई बात नहीं है, मैथ्स की बात हो रही है। फिर अगला देखें, इसमें देखो फिर बात करिए एक, देखो पिच, रिथम, एबिलिटी टू प्रोड्यूस और अप्रिशिएट पिच, रिथम और एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल। तो इसमें भी देखो म्यूजिकल की बात हो रही है, सौंदर्य बोध की बात हो रही है। तो क्या सौंदर्य परक गुणों की बात हो रही है, और क्या हो रही है, आप के उत्पन्न करने, मतलब करने में प्रशंसा करने की योग्यता की बात हो रही है, मतलब उसकी आवाज़ की, म्यूज़िक की बात हो रही है, ताल की बात हो रही है ना, इस तरह की। तो ये बात नहीं बन रही है, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा हम लोगों का। फोर्थ ऑप्शन क्या है? सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न। देखो सारे ऑप्शन हमारे ऊपर से, सारे ऑप्शन वैसे भी गलत हो गए, तो फोर्थ वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट बने, लेकिन हम इसको समझते हैं आखिर फोर्थ में ऐसा क्या ऑप्शन दिया गया है, ठीक। इन्होंने कहा है सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। देखो इन्होंने क्या, कितना अच्छी बात कही है कि, या एक तो क्या है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तो उसका एक तो पैटर्न पता लगना चाहिए, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि वो उस पर हमें मतलब हीरोन्स फार्मूला, जैसे मैथ है तो मैथ्स में हमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है, या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, या राइट एंगल जैसे थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं तो पाइथागोरस का यूज़ कर दे रहे हैं, या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हम उसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल फार्मूला लगा दें, ठीक है। और लॉन्ग चेन रीजनिंग, तो मतलब क्या है, एकदम सटीक जो ऑप्शन है हम लोगों का फोर्थ एकदम सही ऑप्शन है। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा फोर्थ वन है, कि उसमें जो कैपेसिटी होनी चाहिए डिटेक्ट कर सके पैटर्न को हम कैसे सॉल्व करना है, और हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग, और सॉल्व करते करते रीजनिंग का बहुत बड़ा
क्योंकि जब हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो मैथ्स, क्योंकि लॉजिक को देखो यहाँ पे क्या है, लॉजिको है ना, जो लॉजिकल समझे आप, रीजनिंग से ही रिलेटेड है। तो ऐसी रीजनिंग जो मैथ्स से लिंक कर रखी हो, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो फोर्थ वन बन रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, फोर्थ वन इज हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड इनफ है, आप इसको तुरंत रीड करें, ठीक। जो इंग्लिश वाले दोस्त लोग हैं वो इंग्लिश में रीड करेंगे, जो हिंदी वाले दोस्त लोग हैं वो हिंदी में रीड करेंगे। जल्दी से रीड करें। देखो, तो हम लोग रीड करते हैं। इसमें बोला है द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल, वैल्यू एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इस कॉल। तो इसमें क्या है, ये फैक्ट क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, फैक्ट क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें इन्होंने सीधा बोला था प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें बच्चे के विकास में या बच्चे में ज्ञान, मतलब बच्चा क्या डेवलप करता है, क्या चीज़, जैसे हैबिट, स्किल, वैल्यू, मोटिव डैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल बनाता है उसे प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये किसका कंसेप्ट है, ये डायरेक्ट कंसेप्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या है, समाजीकरण। क्या है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, समझ रहे हो। क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हमें समाजीकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। जिसके अंदर बच्चा हैबिट को, स्किल्स, हैबिट मतलब आदतों को, स्किल मतलब कौशल, जो मतलब एक स्किल होती है, कौशल को, या वैल्यू उसके मूल्य को, और मोटिव इज अभिप्रेरणा डैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल को जो क्या करती है, जिम्मेदार बनाती है, ठीक है ना, आगे बढ़ाती है, समझ में आता है कि क्या क्या होता है सोसाइटी में, कैसे बन सकते हैं। तो वो हर चीज़ क्या छोटे से ही सीखता है, और वो सोसाइटी में ही रह के सीखता है। जैसे कि फैमिली से सीखेगा कुछ, कुछ उसके क्या है नेबरहुड्स, जो उसके पड़ोसी होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, वो नेबर से सीखता है, क्या होता है, वो क्या है, नेबर से सीखता है, जो उसके पड़ोसी हैं, ठीक है। तो किससे सीखेगा, नेबर से। यहाँ देखिए आप, ये नेबर से मतलब जो उसके पड़ोसी होते हैं उससे सीखता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड है। जो मेरे इंग्लिश दोस्त हैं, मतलब इंग्लिश में जो पढ़ते हैं मेरे दोस्त लोग, वो इंग्लिश को रीड करेंगे। और जो मेरे मित्र लोग हैं जो हिंदी हिंदी से बिलोंग करते हैं, हिंदी से बिलोंग करने का मतलब जैसे जो हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी में रीड करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। हमेशा इस देखो, अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, किसमें हेरिडिटी की बात करिए और इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखो, ओनली रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। हेरिडिटी कभी भी अकेला रोल प्ले नहीं करता है। हेरिडिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन अकेला नहीं रोल प्ले करता है। इसलिए क्या है, इसका एकमात्र कारण ये नहीं है, आनुवांशिकता एकमात्र कारण नहीं है, आनुवांशिकता एकमात्र कारण नहीं है। सेकंड क्या है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस टोटली। तो जो पर्यावरण होता है वो टोटली इन्फ्लुएंस नहीं करता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पे, क्योंकि वो जीन से भी कुछ लेके आता है, जो हेरिडिटी कंसेप्ट होता है उससे भी कुछ लेके आता है। तो इसमें क्या है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से बात नहीं बनेगी इसमें, ठीक है। ये क्या नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। अब इसमें बोला नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो बात बन ही नहीं सकती कि मानव विकास में ना तो आनुवांशिकता की कोई महत्व होता है और ना ही उसमें पर्यावरण का कोई महत्व होता है। असली में क्या है, जो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन, इसको हम समझेंगे। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। मतलब क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। किसका, जो आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी और पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, इन दोनों का रोल कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है, दोनों एक साथ होते हैं। और जैसे मान के चलो एक बच्चा हुआ, तो हेरिडिटी से बच्चा क्या कुछ गुण लेके आया अपने माता पिता से, लेकिन अब विकास कब करेगा, जब उसके अंदर इन्वायरमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इन्वायरमेंट, ई मतलब इन्वायरमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी
दोनों मिलके एक इंटरप्ले रोल प्ले करते हैं, मतलब जो मनुष्य के विकास के लिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसमें क्या है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो करेक्ट वन आंसर इज फोर्थ वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके लिए 10 सेकंड इनफ है। इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, पियाजे के रिस्पेक्ट में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात हो करेगा, जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग की बात करेगा, हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग की बात करेगा, ठीक है ना। जो क्रिएटिव होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अब देखो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, तो इसको हम समझेंगे। और इसमें बोला है नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में होता है कि भाई जो नॉलेज होती है वो लर्नर अपने हिसाब से बनेगा, एक्सपीरियंस लेगा, कुछ समझेगा, तभी तो वो नॉलेज बनती है उसके माइंड में कि हाँ पता है कि भाई जो, जैसे मान के चलो कोई बच्चा है, ठीक, वो गया, उसने देखा कि गाय है, गाय से दूध निकलता है लेकिन उसे दोना पड़ता है, तो उसके माइंड में क्या है, ये बात बैठ गई कि भाई जब उसको गाय को दोएंगे तभी दूध निकलेगा। फिर उसके बाद बोला कि नहीं अब एक काम करते हैं, साइकिल सीखना है। तो साइकिल उसने देखा कि साइकिल खड़ी हुई है, मतलब मान के चलो उसको क्या है, साइकिल को क्या है, उसको मतलब एंगल लगा दिया और उसे मतलब खड़ा कर दिया साइकिल को। फिर हम देखा कि यार वो साइकिल खड़ी है लेकिन उसको क्या है, उसका स्टैंड हटा के उसको पैडल चलाने लगी तो वो चलने लगी। तो उसके माइंड में ग्रैप्स हो रहा है कि जब पैडल लगाएंगे तभी वो साइकिल चलेगी, है ना। तो कंस्ट्रक्ट, तो ये इसको देखते हैं, इस पहले ऑप्शन पॉजिटिव है ये, लेकिन हमें और भी ऑप्शन देखने हैं कि क्या पता उससे बेटर ऑप्शन मिल जाए हमें, ठीक। तो अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, हिंदी में कह रहा है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, तो पहला पॉजिटिव है। पैसिव नॉलेज इज रिसीव पैसिवली बाय लर्नर, पैसिव की बात नहीं होगी, पैसिव मतलब निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय रूप से बात नहीं बनेगी, तो ये भी रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा सेकंड। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय लर्नर एज इट इज़, क्या मतलब हमेशा एक जैसी ही नॉलेज मतलब रिप्रोड्यूस्ड होगी लर्नर से, ये बात नहीं है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, दोहराना मतलब रिपीटेशन की बात हो रही है, रिप्रोड्यूस्ड हो रहा है बार बार, तो ये बात नहीं बन रही है। नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय लर्नर, अब देखो रिकॉल्ड की बात आ जाए, पैसिव की बात आ जाए, ठीक है, रिप्रोड्यूस्ड की बात आ जाए, तो क्या है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान अनुस्मरण किया जाता है, मतलब उसे याद याद कर रखा है। रट्टू तो रट्टू तोता है क्या बच्चा, कि अगर उसको याद करा दिया है कि नहीं बस तुम्हें तोता तोता बोलना है, या तुम्हें आता आता बोलना है, या तुम्हें बस ये बोलना जाता 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 बोलना है, तो ये सब नहीं बोलना है। क्या है, उसे रट्टा नहीं कराना है क्योंकि वो भूल जाएगा, तो हमें ये बात भी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो एक्टिव लर्नर होता है। बच्चा क्या होता है, बच्चा होता है एक्टिव लर्नर। क्या होता है, बच्चा जो होता है वो होता है एक्टिव लर्नर। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, दिस क्वेश्चन आल्सो टेक अ 10 सेकंड्स ओनली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इंक्लूड, ठीक है, हिंदी में देखो क्या बोला, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो याद रखना जब भी ये आपके पास आ जाए, क्या, CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, तो इसमें याद रखना स्कूल के रिस्पेक्ट में जो कुछ होगा सब कुछ इंक्लूड रहेगा, प्लस मतलब जो आपका स्पोर्ट्स रहेगा, क्या रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा, जो आपकी आप अकेडमी मतलब कह सकते हो पूरा इसको, एक होता है स्कोलास्टिक, ठीक है, और एक होता है इसको अकेडमिक। तो उसमें क्या है, दोनों इंक्लूड होते हैं, स्पोर्ट्स भी इंक्लूड होगा, स्कूल भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ओनली फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव क्या होता है, जब हम ड्यूरिंग की बात करते हैं, उसी टाइम पे कुछ हो रहा हो, क्या हो रहा हो, उसी टाइम दौरान पे सिखा रहे हो, तो पहला केवल की बात नहीं बनेगी, केवल संरचनात्मक नहीं होगा। केवल समेटिव की बात करेंगे तो समेटिव की बात नहीं होगी, जैसे रैंकिंग वगैरह, ये तो रैंकिंग की बात होती है लेकिन वो एंड में होती है, तो इसकी बात भी नहीं बनेगी। नीदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलनात्मक, तो क्या है, दोनों ही होंगे। फिर देखो फोर्थ, बोथ फॉर्मेटिव और समेटिव, मतलब क्या है, जो क्लास के दौरान सीखेगा, मतलब ड्यूरिंग, मतलब दौरान सीखेगा। समेटिव क्या होता है, जो उसका संकलन होगा, जो उसका समेटिव होगा। समेटिव मतलब क्या हो गया, जैसे कि रैंक होगा उसका, जो रैंक होगा उसकी कोडिंग की बात होगी, ठीक है ना। टेस्ट होते हैं जो, मतलब ये सब जो इंक्लूड होता है उसमें समेटिव असेसमेंट में इंक्लूड होता है। तो इसका करेक्ट वन आंसर इज फोर्थ वन, करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, तो जो स्ट्रेटजीज होगी वाइड वैरायटी होगी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि स्कूल और स्पोर्ट्स दोनों इंक्लूड हैं। हिंदी में देखो क्या लिखा गया है, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचन
संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। मेरे हिसाब से आप सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों 30 सेकंड होंगे, आप रीड करिए, हो जाएगा आराम से। और मैं ये कहूँगा कि जो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त लोग हैं वो इंग्लिश में ही रीड करें, और जो मेरे दोस्त लोग हिंदी मीडियम में हैं वो हिंदी में रीड करें। ठीक, और साथ में मैं भी रीड कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी जो रीडिंग स्किल होगी, जो आप इसे रीड कर रहे हैं, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होगी, जो आपको पेपर को सही समय पे समाप्त करने पे, सही समय पे टाइमली और टाइम टेकन नहीं रहेगा, टाइमली ही बाउंड के अंदर, एक टाइम लिमिट के अंदर आपका एग्ज़ाम सही समय पे कंप्लीट हो जाएगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically performly poor in academics। ठीक है, मतलब क्या है कि स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वो क्या है, अलग अलग सोर्सेज से कह रहा है बार बार कि जो सोशल ग्रुप टिपिकली परफॉर्म पुअरली इन अकेडमिक में क्या है, जो उसका सोशल ग्रुप है परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवाद मतलब जो रिजल्टेंट स्टीरियोटाइप है, टीचर इनिशियल स्टेप टू टेक, तो क्या उस इम्पैक्ट को, उस प्रभाव को, जो पुअरली एकेडमिक परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, उनको कैसे हम लोग उसको रिड्यूस कर सकें उस इम्पैक्ट को, तो टीचर इसमें कौन सा स्टेप लेगी। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आकांक्षा के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। ठीक है, पहला, इग्नोरिंग सच कंसर्न, तो क्या उसे इग्नोर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं। हिंदी में क्या बोला है, क्या उसे अनदेखा करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, फिर क्या है सेकंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। कभी भी आप कंपटीशन नहीं कराइए बच्चों में। अगर प्रतियोगिता कराएंगे आप, उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर हीन भावनाएं आ जाती है, क्रोध आ जाता है, जलापन आ जाता है, इसलिए कंपटीशन कभी नहीं कराएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, जो और साथ में देखें आप थर्ड ऑप्शन के बारे में, एक मिनट। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव द एकेडमिक, स्कूल को छोड़ दें एंड ज्वाइन अदर डोमेन। नहीं, ये कोई बात नहीं, दूसरा परिवेश को ज्वाइन करने दें। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, ये थर्ड पॉइंट, तो ये बात नहीं बनेगी। फोर्थ देखेंगे, अब देखो ये ऑप्शन हमारे पहले थ्री तो रॉन्ग ही हुए, तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन को समझेंगे क्या कह रहा है। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम उन्हें स्टोरी सुनाएंगे और एग्जाम्पल बताएंगे जो रोल मॉडल हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप से जुड़े हुए उनके बारे में, ताकि वो बच्चा क्या मोटिवेट हो और वो क्या है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इसमें देखो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा और पुअर जो, क्योंकि देखो आज के समय में क्या है, लोग बागों का कहना जरूर होता है। जैसा बच्चा है छोटा, कई लोग कहेंगे तू गलत स्कूल में जा रहा है या गलत तेरी संगत है, तो हमें क्या है उसके नेगेटिव थॉट्स पे ध्यान नहीं देना होता है। तो उसी प्रकार से हमें बच्चे को क्या है मोटिवेट करना है, समझाना पड़ेगा, उसके रोल मॉडल्स देंगे, उसे एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे ऐसे जिन्होंने अच्छे अच्छे काम करें। ठीक है, अब हम ये मेरे हिसाब से मेरे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करिए, इस क्वेश्चन में समावेशी कक्षा की बात हो रही है। तो ये क्या इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है कि आपको क्या है बच्चे को मोटिवेट करना है, इंकरेज करना है, आगे बढ़ाना है, क्रिएटिव बनाना है, डाइवर्जेंट थिंकर होना चाहिए बच्चा, उसको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की तरह पढ़ाते हुए आगे बढ़ाना है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ये बेल घंटी बनी रहती है उस पर, तो आप मेरे, ठीक है ना दोस्तों, तो मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो और मुझे भरोसा है कि आप लोग अगर मुझसे जुड़े हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं।
बिलीव इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहा है बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एंड एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि हर बच्चा पढ़ने के लिए जागरूक होता है और वो अपनी जो उनकी योग्यता होती है और जो उनके अंदर पॉजिटिवनेस होता है उसके हिसाब से वो सीखते हैं। देखो ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट से हम होल्ड करेंगे क्योंकि हम बाकी ऑप्शन को भी हमें रीड करना है। तो आप यहाँ देखें, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है। आगे और देखेंगे, शो एन एटीट्यूड ऑफ पीटी एंड सिंपैथी टूवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर्स। क्या हमें जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए, दया दया दिखानी चाहिए, दया और सहानुभूति नहीं, दया और सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं। ठीक, यूज लेवल सच एज हैंडीकैप चाइल्ड एंड रिगार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन। अच्छा, हमें मतलब क्या है, कैटेगराइज करना है बच्चों को, वर्गीकृत करना है नहीं। बच्चा चाहे हैंडीकैप चाइल्ड हो या कोई रिटार्डेड चाइल्ड हो या फिर कोई जीनियस चाइल्ड हो, हमें सबको क्या है एक ही दृश्य से देखना चाहिए, एक ही दृष्टि से। वो दृष्टि क्या है, इंक्लूसिव क्लासरूम कहने का मतलब समावेशी जो दृष्टि होनी चाहिए कि बच्चे क्या है सभी एक होते हैं, सभी के पास ज्ञान एक होता है और इसी के हिसाब से हमें उसमें डाइवर्जेंट बनाते हुए आगे बताते हुए पेडागोजी ऐसा यूज़ करें कि हर बच्चा डाइवर्जेंट बनेगा और लर्नर गुड लर्नर होता है क्योंकि वो एक्टिव लर्नर होता है बच्चा एक। ठीक है ना, तो ये थर्ड ऑप्शन नहीं बनेगा हमारा। फोर्थ कहता है पे अटेंशन ओनली टू गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन। अब ओनली केवल सिर्फ उन्हीं बच्चों पे ध्यान देना है ये नहीं, केवल हमें प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए नहीं, हमें हर बच्चे पे ध्यान देना है क्योंकि क्लास के अंदर हर बच्चे के पास इक्वली ऑप्शन होते हैं, वो क्वेश्चन कर सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। तो इस इन सभी ऑप्शन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वन इज करेक्ट वन। ओके, मेरे हिसाब से आप दोस्तों सभी को आपको समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इससे पहले फिर कहूँगा दोस्तों मैं आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आई स्टूडेंट शो फॉलोइंग साइंस इन द क्लास। ठीक है, अगर एक कक्षा में ये साइंस हो, एनजाइटी अराउंड रीडिंग, अगर उसे क्या है एनजाइटी चिंता हो रही है पढ़ने में, डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड और लेटर्स, अगर उसे मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है जो शब्द लिखे होते हैं या कोई इंग्लिश वर्ड है या कोई लेटर है, अक्षरों को शब्दों को समझने में दिक्कत हो रही है। दूसरा ऑप्शन देखो, पढ़ने में चिंता या शब्दों के अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो, पुअर वोकेबलरी स्किल या फिर उसकी शब्दावली है कौशल है वो कमज़ोर हो, पुअर वोकेबलरी स्किल मतलब कमज़ोर हो, या डिफ़िकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड, या उसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही हो कि उसे समझने में और उसे उस शब्द को मतलब माइंड पे रिकॉल करने में, पहले पढ़े हुए पार्ट को समझने याद करने में कठिनाई हो, तो ये किसके इंडिकेशन है, मतलब क्या सूचक हैं ये। ठीक, तो ऑटिस्टिक स्टूडेंट होगा क्या, सबलिन विद्यार्थी। देखो सबलिन विद्यार्थी नहीं होता है, सबलिन विद्यार्थी का मतलब होता है जो ऑटिस्टिक होता है, इसका मीनिंग होता है जो अपने विचारों में खोया रहता है। मान के चलो कोई बच्चा है, अब वो अपने विचार में खोया हुआ है, उसने बाहर देखा कि भाई क्रिकेट चल रहा है तो वो सपने में खो जाए तुरंत ही, बोले कि अरे यार अगर मैं ही सचिन तेंदुलकर होता तो क्या नहीं होता, या वो ये सोचने लगे अरे यार अच्छा हॉकी चल रहा है तो बोलता अरे हॉकी चल रही है, अगर बोला हॉकी में खेलता तो कितना अच्छा होता है ना। या फिर उसने कोई मूवी देख ली है, मूवी में उसने देखा कोई राजा है तो वो सोचे कि नहीं मैं ही राजा होता, अगर कोई लड़की सोच रही, अगर लड़की है कोई तो सोचे अगर वही लड़की ही रानी होती, उसकी उस जो दृश्य उस रानी की जो दृश्य में देख रही कि वो रानी है, उस रानी की जगह पे वो लड़की होती। तो ये क्या है, जो ऑटिस्टिक स्टूडेंट होता है वो होता है जो अपने ही विचारों में खोया रहता है, तो इसका इंडिकेशन नहीं बनता है। फिर क्रिएटिव स्टूडेंट, आपने तो क्रिएटिव स्टूडेंट का मतलब, तो क्रिएटिव स्टूडेंट होगा उसके अंदर ये वाली पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं, तो सृजनात्मक विद्यार्थी, तो ये वर्ड सेकंड भी रॉन्ग होगा। स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, हाँ ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट, मानसिक क्षति की बात है, नहीं मानसिक क्षति तो हाँ स्कूल क्यों जाता है फिर वो, कहने का मतलब। तो आज स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, थर्ड वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, थर्ड वन। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं इससे पहले आपसे कहूँगा अभी हमारा सीडीपी पेडागोजी चल रहा है। क्या कह रहा हूँ, अभी हमारा सीडीपी पेडागोजी चल रहा है। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा हिंदी पे भी वर्क करेंगे, हिंदी पेडागोजी भी पढ़ेंगे,
और मैथ और साइंस क्या करेंगे हम लोग, मैथ और साइंस के हम क्वेश्चन भी लेंगे, पढ़ेंगे भी और इसका पेडागोजी भी करेंगे। और ठीक है ना, पेडागोजी भी करेंगे, ठीक है, पेडागोजी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर अनुरोध करूँगा मेरे मित्रों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब लेकिन आपको ज़रूर करना है। तो आप मेरे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर मैं ढंग से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।